हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरज ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मनीषा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द आर्टिकल्स। ए, एन और द तीन हमारे आर्टिकल होते हैं। उनके कहाँ पर यूज़ होते हैं, कैसे कैसे उनको हम यूज़ करते हैं, किसकी जगह पर नहीं करना होता और किस पर लगाना होता है, कहाँ पर लगाना होता है। तीन ही पॉइंट हैं, ए, एन और द, तीन ही चीज़ें हैं। उनके जो यूज़ है वो काफ़ी थोड़ा जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा हो जाता है। सो पूरा टॉपिक आज की ही क्लास में हम कवर कराएंगे। थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्लास, बट इस क्लास के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन आई होप नहीं रहेगा। सो लास्ट तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए, एन और द मैंने आपको बताया, इन तीन वर्ड्स को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स होते क्या है, एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जब हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे तो उसमें देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें दीज दोज ये सब चीज़ें भी आ रही थी। तो बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, बट कहाँ पर इनको लगाना होता है, किसी चीज़ से पहले हम बता रहे हैं कि किसी चीज़ से पहले लगाना है। तो द कहाँ पर लगाएंगे, ए कहाँ पर लगाएंगे और एन कहाँ पर लगाएंगे। सो पहला जो तो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है कि टाइप्स देख लेते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। टू टाइप्स होते हैं हमारे आर्टिकल्स के, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। डेफिनेट जिसका हमें पता होता है और इंडेफिनेट जिसका हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इंडेफिनेट में आते हैं ए और एन। ए और एन हमारे इंडेफिनेट में आते हैं, जबकि जो द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, द हम उसके सामने लगाएंगे जिस स्पेसिफिक चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसके टाइप्स देख लिए, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। अब आगे आ जाते हैं हम इनके यूजेस पर कि इनको हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले वाला हमारा क्या आ गया, ए को देखेंगे सबसे पहले कि ए के कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं। फर्स्ट है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाए। अब एक एक वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट से आरंभ हो रहा है। हमने जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना इनको आर्टिकल्स को, तो हम क्या सोचते हैं, क्या बताया जाता है सबसे पहले जब छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वॉवल से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगा दिया जाएगा। फिर द जो होता है इसके यूजेस बता दिए जाते हैं, किन किन वर्ड्स के आगे द यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से समझाया जाता है। बट आगे चल के जब हम उसे अच्छे तरीके से समझते हैं तब हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि हर कॉन्सोनेंट के पहले ए ही आएगा। कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड नाउन स्टार्ट हो रहा है हमारा तो ज़रूरी नहीं है उससे पहले ए ही आएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी सिंगुलर नाउन है उस जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट की ही उसमें से साउंड आ रही है। साउंड बहुत मैटर करती है। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप किसी भी कोई भी वर्ड है आपके आगे, आप उसे रीड करके देखें कि हम इसे बोलेंगे क्या। अगर हम उसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टार्ट तो हमारे कॉन्सोनेंट से ही हो रहे हैं, बट क्या होता है वो कॉन्सोनेंट वहाँ पर साइलेंट हो जाता है और आवाज़ फिर उसमें से किसकी आती है, वोवल वाली आती है। तो वो जो साउंड है वो बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, सबसे ईजी क्या है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो और उसको जब हम पढ़ें, जब वो पढ़ के बोले तो उसमें से कॉन्सोनेंट की ही साउंड आनी चाहिए। जैसे अ कैट, कैट में से कॉन्सोनेंट वाली ही साउंड आ रही है। अ पेन, अ हॉर्स। अगर सपोज यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड होता, जैसे नेक्स्ट में आ भी रहे हैं उन्हें हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर हॉर्स कोई ऐसा वर्ड होता जिसमें एच साइलेंट हो जाता और ऑर्स हम अगर उसको बोलते तो फिर यहाँ पर हम एच लगा होने के बावजूद भी क्या करते, ए का यूज़ नहीं करते, क्योंकि साउंड मैटर करती है। ठीक है, कॉन्सोनेंट और वॉवल तो मैटर कर ही रहे हैं कि पहला वर्ड तो मैटर करता ही है, प्लस साउंड भी मैटर करती है। तो यहाँ पर हम तीनों ही वर्ड जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, कैट, पेन और हॉर्स, तीनों ही
कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट की ही साउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनके आगे क्या लगाया हमने, ए लगाया। ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड है, फर्स्ट रूल क्या है, किसी भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड और उससे साउंड जो आए वो भी कॉन्सोनेंट वाली आए तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर। सेकंड आता है, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ई या यू, अब स्पेसिफिकली हम ई या यू याद कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम पढ़ के देखेंगे वर्ड को, अगर हमें अच्छे से पढ़ने आते हैं तो। बहुत से ऐसे हो जाते हैं कि कई बार बच्चों को नहीं भी पढ़ना आता कि इन्हें यू से स्टार्ट हो रहा है, बहुत छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते कि यू से स्टार्ट हो रहा है तो ये यूनिवर्सिटी पढ़ा जाएगा या यूनिवर्सिटी करके पढ़ेगा वो, इससे वो कंफ्यूज हो जाए। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि वो वर्ड्स को याद कर ले। ई और यू से शुरू हो रहा है और साउंड उसमें से कैसी आ रही है, यू की, तो वहां पर देखो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू वोवल है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल होते हैं, है ना। तो इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा, कोई भी नाउन अगर इनसे स्टार्ट होगा तो वो तो उसके आगे तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ए नहीं आएगा। बट इसमें कंडीशन क्या रख दी कि आवाज किसकी निकल रही है उसमें से, वो मैटर करती है। अब ई या यू से शुरू हो रहा है कोई वर्ड पर उसमें से साउंड किसकी आ रही है, य की, इसलिए आपको रीड आउट करके देखना बहुत जरूरी है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ई और यू से शुरू तो हो रहे हैं, जरूरी नहीं है हम उनको या ही बोले, ठीक है। जैसे ई से अब इसमें दे रखा है यूरोपियन, यहां पर ई साइलेंट हो गया तो हमने क्या लगाया, ए लगाया। बट ऐसा कोई वर्ड होता जहां पर ई साइलेंट नहीं होता, जैसे ईयर, वहां पर इंग्लिश, तो इस तरीके के वर्ड हैं उनके आगे तो क्या आएगा, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश है तो यहां पर एन इंग्लिश, किसी भी इंग्लिश अंग्रेजी जो व्यक्ति होगा उसके लिए हम इस तरीके से बोलेंगे एन इंग्लिश मैन, है ना। तो यहाँ पर एन आ गया क्योंकि यहाँ पर ई हमारा साइलेंट नहीं हुआ, यहाँ पर ई हमारा साइलेंट हो गया और क्या बोला हमने इसको, यूरोपियन बोला। और यूरोपियन बोलेंगे, य की साउंड आ रही है तो यह किस में काउंट होता है, कॉन्सोनेंट में काउंट होता है, इसलिए हम इसके आगे ए लगा रहे हैं। समझ में आया कि क्या है, य की साउंड आ रही है, जैसे यूनिवर्सिटी है, शुरू यू से हो रहा है बट हम या बोल रहे हैं उसको, है तो वोवल ही बट साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए यहां पर भी हमने इसमें क्या लगाया है, ए लगाया है। क्लियर हुआ। पहला क्या था, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और कॉन्सोनेंट की ही साउंड आए। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि ऐसे वर्ड जो यू शुरू तो किसी वोवल, जो ई या यू, यहाँ पर स्पेसिफिकली हमने ई और यू लिख दिया है, ई और यू से शुरू हो रहा है और यू की ही, या की ही ध्वनि उसमें से निकल रही है, तो हम उसे किस में काउंट करेंगे, कॉन्सोनेंट में ही काउंट कर लेंगे, क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट वाली आई इसलिए उनके आगे हमने क्या लगाया, ए लगाया। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल बनता है। थर्ड देख लेते हैं, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो ओ से आरंभ होता है परंतु वह की साउंड निकालता है। सेम वही बात आ गई कि सबसे पहले तो आपको किसी भी वर्ड को या तो रीड आउट करके देखो कि साउंड किसकी निकल रही है, और फिर जो साउंड है उस साउंड को हम कैलकुलेट करेंगे कि ये वॉवल में आती है या कॉन्सोनेंट में आती है। ठीक है, बेस्ट तरीका तो यही है। बट अगर आपसे ऐसा होता है कि भाई अगर हम किसी वर्ड को पढ़ ही ना पाए, हमें क्या पता, तो उसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हो कि साइलेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए होता है कि ओ से शुरू हो रहा है कोई सिंगुलर नाउन, ओ से शुरू हो रहा है और साउंड किसकी आ रही है, व की आ रही है। जैसे ई और यू ये भी वॉवल थे, ओ भी वॉवल है। कोई वर्ड ओ से शुरू हो रहा है तो और वह की उसमें से साउंड निकल रही है, तो वहां पर क्या होगा, हम क्या लगाएंगे, ए ही लगाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल है 1 रुपी नोट। अब आप कहेंगे कि 1 का मतलब भी एक ही होता है और ए का मतलब भी एक ही होता है, बट यहाँ पर हम 1 रुपए के नोट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास 1 रुपए का एक नोट है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, 1 रुपी नोट। इसलिए 1 के आगे 1 को व बोला हमने, व किस में काउंट होता है, कॉन्सोनेंट में काउंट होता है, इसलिए इसके आगे हमने क्या ऐड किया है, ए ऐड किया है। जबकि ओ से शुरू हो रहा था वो, तो हम वहां पर एन नहीं लगा सकते क्योंकि वो साउंड इसमें से निकल रही है। क्लियर। नेक्स्ट है अ वन आइड मैन। यहां पर भी अ जो है वो तो मैन के लिए है और 1 जो है वो उसकी आई के लिए है, इसलिए अ भी आया और 1 भी आया। क्लियर। अब आप कहोगे कि हर बार जब भी हम 1 का यूज करेंगे तो क्या वहां पर हम ए ऐड करेंगे, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहां पर तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताया ये ए जो है ये मैन के लिए आया है और ये 1 जो है ये आई के लिए आया है, इसलिए हमने यहाँ पर ए भी यूज किया और 1 भी यूज किया। बट इसके एक्सेप्शन देख लीजिए, कैन यू गिव मी 1 रीजन वाई यू डिड दिस। हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे एक भी रीजन दे सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये जो 1 रीजन है यहाँ पर ए भी आ सकता है, कैन यू गिव मी अ रीजन वाई यू डिड दिस, सिंपल था। बट हम अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ावा इस 1 पे जोर देने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमने ए की जगह यहाँ पर 1 यूज किया कि हमें कोई एक कारण तो बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर हमने 1 पर जोर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर 1 यूज कर लिया ए की बजाय। A1 हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि जो ये ए है इसमें भी रुपी नोट जो था आपका, इसमें ए जो है वो नोट के लिए आया था, ठीक है, और जो ये 1 था ये रुपी के लिए आया था, इसलिए ए भी आया और 1 भी आया था। बट यहाँ पर आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अगला जो एग्जाम्पल है कि मेरे 2 भाई और 1 बहन है, हमने उस एक पर जोर देकर कहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 यूज किया। अ भी यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एक्सेप्शंस जहाँ पर 1 के आगे ए नहीं आएगा, एक ही चीज आएगी। वो क्यों आया था वो मैंने आपको बता दिया कि वो अलग अलग चीजों के लिए एक साथ आ रहे हैं, आगे पीछे जरूर आ रहे हैं पर अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, 3 पॉइंट्स थे आपके। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फ्रेज और प्रोफेशंस के साथ। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनमें हम हमेशा ए लगाते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट। जब भी हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो इनके साथ हम हमेशा ए यूज करते ही करते हैं। सो अगर आपकी आ जाती है कोई भी फ्रेज के आगे क्या ऐड करेंगे, इस इन वाली इनके साथ जो लॉट है, लिटिल है, फ्यू है। वैसे तो पहला रूल चला ही आ रहा है कि हमें तो बस कॉन्सोनेंट और ये देखना था कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट है सबसे पहले, और फिर सेकंड पॉइंट क्या था, साउंड पे ध्यान देना है। तो उससे भी हमें पता चल ही जाएगा इनके आगे हम ए ही लगा रहे हैं। बट क्या है, आगे चल के आप जब द देखोगे कि वो कहाँ पर यूज हो रहा है, तो क्या हम इनके आगे द लगाए, तब आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें प्रोफेशंस दे रखे हैं, अ क्लर्क, अ डॉक्टर, अ टीचर, क्योंकि क्लर्क भी बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर भी, टीचर भी, तो सबके हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर एक क्लर्क था, अ क्लर्क, ठीक है। बट किसी स्पेशल पर्सन की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क ही था, तब हम आगे चल के जब द के यूज देखेंगे तो हम देखेंगे ऐसे इनके आगे द भी आ सकता है स्पेशल कंडीशंस में। बट नॉर्मली हम प्रोफेशंस के आगे क्या यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं। क्लियर। सो ये थे हमारे ए के यूज। पहला था कॉन्सोनेंट, नाउन का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट हो प्लस उसकी जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट वाली हो। सेकंड है ई या यू से स्टार्ट हो रहा हो बट उसमें साउंड किसकी आए, य की आए, तो भी हम
ए लगाते हैं। थर्ड हमारा क्या था, ओ से शुरू हो रहा हो कोई भी नाउन बट उसमें से साउंड किसकी आए, व की आए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा है कुछ फ्रेजेस और प्रोफेशन के आगे, जैसे फ्रेजेस दे रखी थी आपकी अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट, इन सभी के आगे हम क्या लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे ए के यूज़। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। आज की क्लासेस में हम वन बाय वन, अभी हमने ए के पढ़े हैं, उसके बाद एन और उसके बाद द, सारे जितने भी यूजेस हैं आज की ही क्लास में इनको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम एन के यूजेस देखेंगे। सो अब देख लेते हैं एन के यूज। अब से पहले हम देख रहे थे कि ए को कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, अब हम देखेंगे कि एन को कहाँ पर यूज किया जाता है। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी नाउन के स्टार्टिंग में, जो नाउन की स्टार्टिंग है नाउन वर्ड की, वो कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे, हम ए यूज़ कर रहे थे। बट अगर वॉवल से हो रही थी तो एन के लिए बोला था। तो पहला रूल तो वही आ गया सेम जो हमने ए के लिए यूज़ किया कि किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले जो वॉवल से शुरू हो रहा है और वॉवल की साउंड से ही बोला जा रहा है। मैंने आपको बताया कि साउंड बहुत मैटर करती है, तो वॉवल से ही स्टार्ट होना मैटर नहीं करता, प्लस उसकी साउंड भी वॉवल वाली ही आनी चाहिए। तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन एप्पल, अब एप्पल में से अ की आवाज़ आ रही है तो इसलिए हम इसके आगे एन लगा रहे हैं। ए से तो शुरू हो ही रहा है, ए हमारा वोवल है, बट साउंड भी जो उसमें से आ रही है वो किसकी आ रही है, वोवल वाली आ रही है। नेक्स्ट है एन एग, एन ऑरेंज, तो ये भी हमारे किससे शुरू हो रहे हैं, वोवल से स्टार्ट होकर वोवल की साउंड दे रहे हैं, इसलिए हमने इनसे पहले एन का यूज़ किया। तो पहला रूल तो अभी तक आपको पक्का याद हो ही गया होगा कि स्टार्टिंग जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट की साउंड रखेगा तो हम ए लगाएंगे। वॉवल से स्टार्ट हो गए, वॉवल की साउंड देगा तो हम वहाँ पर एन लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ हो रहा है पर वॉवल की ध्वनि से बोला जा रहा है। जैसे हमने उसमें देखा था ए के यूजेस में कि कुछ वर्ड ऐसे थे जो शुरू तो किससे हो रहे थे, वॉवल से हो रहे थे, बट आवाज़ उनमें कॉन्सोनेंट वाली आ रही थी, वहाँ पर हमने ए का यूज़ किया था। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है पर आवाज़ किसकी आ रही है, वॉवल की आ रही है, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। देखिए ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, उसमें तो हमने ये देखा था कि जो हमारा वॉवल था ना वो साइलेंट हो रहा था वहाँ पर और आवाज़ तब कॉन्सोनेंट की आ रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइलेंट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर कि जितनी भी फुल फॉर्म्स वाले वर्ड होते हैं, मोस्टली ऐसे वर्ड्स जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं, जैसे एमपी है, अब एम बोल रहे हैं हम, दिखने में एम ये क्या है तो कॉन्सोनेंट, बट साउंड एम में साउंड किसकी आ रही है, हमारे वॉवल की आ रही है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया। सेम एन एस एच ओ, एस में भी अ की जो साउंड है वो हमारी वॉवल की साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी हमने एन लगाया। नेक्स्ट है एन एम एल ए, एम में भी जो ए है वो किसकी साउंड है, वॉवल वाली साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। इतना क्लियर है। अब आप कहोगे कि ये तो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, अगर हम इनको फुल फॉर्म में लिखें तो भी क्या ये रूल अप्लाई होगा, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों भाई, हमने इनको जब फुल फॉर्म में लिखेंगे तो फुल वर्ड्स की तरह पढ़ेंगे ना। देखो जैसे एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब हमने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला तो जो मेंबर वर्ड है, मेंबर में मैं की साउंड आई और मैं हमारा कॉन्सोनेंट में काउंट होता है ना कि वॉवल में, इसीलिए जब हम इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे तो वहां पर हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट अब ये है एस एच ओ,
यहाँ तो अगर हमने उसको SHO बोला तो N लगाया, बट अगर हम उसकी फुल फॉर्म में बोले अ स्टेशन हाउस ऑफिसर, तब हम यहाँ पर A लगाएंगे, क्योंकि स्टेशन में स आया और स हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, ना कि वोवल में। ठीक है। ऐसे ही MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ पर भी मेंबर में से म की साउंड आएगी जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, A लगाएंगे, ना कि N लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी तक A और N में तो बस आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला यही याद रखने की जरूरत है मोस्ट ऑफ केसेस में, कि हम पढ़ेंगे, पढ़ के देखेंगे साउंड किसकी निकली, वो तो हमें चीज़ें तो सामने दिखी जाएगी कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से, बट वो उतना ज़्यादा, देखो आप लोगों ने रूल्स में देखा होगा कि वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या करता है कि उसमें से साउंड किसकी आ रही है, साउंड पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि साउंड अगर वॉवल की आ रही है तो हम N लगाएंगे, साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम वहाँ पर A लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद थर्ड रूल है, उस सिंगुलर नाउन से पहले जो साइलेंट H से शुरू होता है, साइलेंट H के कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें H साइलेंट हो जाता है और उसके बाद वॉवल होता है, तो वहाँ पर हम N नहीं लगाएंगे, ना कि A, क्योंकि वो ही बात है कि साउंड मैटर करती है। साइलेंट भी हो गया तो भी हम साइलेंट करके बोलेंगे, साउंड से ही पता चल जाएगा। जैसे एन आवर, हम इसको हावर बोले, हॉर्स, जैसे हॉर्स होता है तो हा ही बोलते हैं उसको, बट एन आवर हमने इसको बोल दिया तो आवर के आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि अ की आवाज आ रही है। ठीक है, एच हमारा साइलेंट हो गया। ऐसे ही एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर भी हमने ऑनेस्ट बोला, हॉनेस्ट नहीं बोला, ऑनेस्ट इसको हम बोल रहे हैं तो ओ की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है। ठीक है, इसी तरीके से एन ऑनर, यहाँ पर भी जो एच है ये साइलेंट हो गया और साउंड किसकी आई, ओ वाली साउंड आई, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया। ठीक, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि एन कहाँ कहाँ पर लगाना है और ए कहाँ कहाँ पर लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके रूल्स भी नहीं है। 4 रूल्स इसके थे, 3 इसके हैं कि कहाँ पर क्या लगाना है, उनको भी हम गिनती में गिन रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ तो वही है कि साउंड मैटर करती है। अगर आपको अच्छे से रीडिंग आती है कि किस वर्ड को क्या बोला जाता है तो ऑब्वियसली आप बहुत ईजीली लगा पाएंगे कि वॉवल की साउंड आई एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट की साउंड आई तो ए लगाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ए और एन के यूज़। फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ए और एन बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हमारा नहीं होता है। इसके बाद जो द के यूज़ हैं, मोस्ट चीज़ों में कन्फ्यूज़न हमें वहाँ आके होती है। ऑप्शन में अगर ए और एन आ गए तो हम बहुत जल्दी शायद ढूंढ लें कि कौन सा यूज़ करना है, बट जब द उनके साथ आता है कि ए एन द, इनमें से हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो कन्फ्यूज़न ए और एन में बहुत कम रहती है। हम लोगों को कन्फ्यूज़न होती है द पे जाकर कि वो किन किन वर्ड्स के आगे लगता है। तो द के लिए हमारे काफ़ी सारे रूल हैं, अप्रॉक्स 20 to 25 रूल्स होंगे, जिनको आज की क्लास में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा कि द किन किन के आगे कैसे कैसे किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। सो ये थे हमारे एन वाले रूल्स। आप तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम द की स्टार्टिंग करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ द, कि द के कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ए और एन के यूजेस पढ़े थे, अब है द। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जितने भी नोटिस करवाए जाए वो स्पेशली आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। बस यहाँ पर ये है कि क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे कि क्यों इन चीज़ों के आगे लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स तो स्पेसिफिक वर्ड ही आएंगे कि इनके आगे द लगेगा, इनके आगे नहीं लगेगा। सो आपके अराउंड 20 to 25 रूल्स हैं द के, वो आपको 1 by 1 मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। प्लस आपको भी अपनी कॉपी लेकर अगर राइट डाउन कर सकते हैं तो साथ साथ ही आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे
और फिर आप उनको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो माइंड में अपने आप रह जाते हैं कि यहाँ पर यूज़ होगा या यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो पजल नहीं हो जाना है, देख के परेशान नहीं होना है कि इतने सारे रूल्स अब कैसे लर्न किए जाएं। बहुत इजी होते हैं, अलग अलग इसलिए लिखवाए गए हैं ताकि एक एक चीज़ डिफाइन कर दी जाए। ठीक है, इजी तरीका सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब हम बेसिक में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको ए और एन का बताया था कि कॉन्सोनेंट और वोवल वाली बात, कि कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है तो ए, और वोवल से शुरू हो रहा है और वोवल की साउंड आ रही है तो एन। अब द में हमें सबसे पहले तो माइंड में एक रफ आइडिया ये रखना है कि द लगता है स्पेशल चीज़ के सामने, जो वर्ल्ड में एक ही होगी, या तो एक्चुअल में वो एक ही होगी या सारी चीज़ों को एक ही मिलाकर जब बात करी जाएगी तब हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी लगता है कुछ, जितने भी मोस्ट ऑफ, अगर आपको बिल्कुल याद नहीं होते हैं तो माइंड में ये आइडिया रखना है कि जितनी भी जो चीज़ें जीवित नहीं हैं पर हमने उनके नाम रख रखे हैं, मतलब वैसे हम उनको सजीव में काउंट नहीं करते कि हाँ ये चाहे नदियाँ हैं पहाड़ हैं, हमने उनके नाम रख रखे हैं। अगर उनको हमने नाम दे रखे हैं तो हम उनके आगे मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी है, बुक है, न्यूज़पेपर है, अगर हमने उसका कोई रेलगाड़ी है, समुद्र है, कुछ भी है जिनके हमने नाम रख रखे हैं, हम अधिकतर चीज़ों के आगे द लगाते हैं। ये माइंड में पहले ही आइडिया लेके चलना है। किनके आगे नहीं लगेगा वो आगे आपको रूल्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो माइंड में ऐसे परेशान नहीं होना कि अलग अलग लिखे हुए हैं तो हम किस किस को याद करें। मेन चीज़ यही रहेगी, नाम है, इंसानों के नाम के आगे नहीं, इंसानों के नाम के आगे भी कुछ एक्सेप्शंस में लगता है। बाकी जो चीज़ें हैं चाहे वो यूनिवर्स में है, यूनिक होगी तो भी उसके आगे द का यूज़ होगा, कि एक ही चीज़ है पूरे वर्ल्ड में तो उसके आगे द लगेगा। सेम वही चीज़ है कि नदियाँ तो बहुत सारी हैं बट नदियों के नाम के आगे अगर हमने नदियों का नाम रख दिया है, कुछ भी अगर उसके पास स्पेसिफिक नाम है तो हम उसके आगे द यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, फिर हम रूल्स पे ध्यान देंगे। पहला है ग्रहों के नाम से पहले, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नाम से पहले, जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं मैंने आपको बताई थी, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, एक एक ही है। और हमारे यूनिवर्स में, अब नेचर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट जो चीज़ें यूनिक हैं वन ही है, जैसे अर्थ भी एक ही है, प्लैनेट्स जितने भी हैं सब अलग अलग हैं, एक एक ही हैं अपनी अपनी जगह पर, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, है तो वो एक एक ही अपने मतलब हम वैसे काउंट करें कि भाई 8 है 9 है प्लैनेट्स तो, बट अगर उनके नाम हैं, मैंने आपको बताया उनको हमने नाम दे रखे हैं तो हम उनके आगे द यूज़ करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने यूनिवर्स से स्टार्टिंग की है कि पहले ऊपर देखेंगे आसमान में कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उनके स्पेसिफिक नाम है, नाम दिया हुआ है, देन वहाँ पर हमने द यूज़ किया। अब ऊपर से अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, फिर आती हैं डायरेक्शंस कि चारों तरफ की दिशाएं। पहले हमने आसमान में देखा, आसमान की चीज़ें हमने बता दी। अब है डायरेक्शंस कि चारों तरफ हमने देखा डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इनके आगे कंडीशंस हैं, है ये भी आप ये कहोगे कि नेचर की चीज़ें हैं और इनके हमने नाम भी रख रखे हैं, तो क्या इनके आगे भी हम द यूज़ करेंगे? इनके आगे हम कंडीशन दे रखी है कि अगर इनके नाम से पहले प्रीपोजिशन आई है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर सिंगल आ गया बिना किसी प्रीपोजिशंस के तो वहाँ द नहीं लगेगा। माइंड में रखना है। हमने ऊपर से शुरुआत की थी, अभी हम नीचे डायरेक्शंस पे आ गए हैं, तो डायरेक्शन में हमें तब यूज़ करना है द जब प्रीपोजिशन दे रखी हो, जैसे द सन राइजेस, द देखो आपने सन के आगे भी द आया, बता दिया था आपको पहले ही। राइजेस इन द ईस्ट, इन हमारी प्रीपोजिशन आ गई, तो प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्शन आई यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर फिलअप आता है और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, एंड लास्ट में एक कंडीशन ये भी आती है कि कहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, तो आपको दे दिया जाए
कि ऑप्शन में ए एंड द और लास्ट वाले डी वाले में नो आर्टिकल। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे कि इसमें हमें क्या फिल करना चाहिए? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कब आ सकता है? अगर इस फिलअप से पहले यहाँ पर इन होगा, कोई भी प्रीपोजिशन होगी तो हम द का यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो हम द नहीं लगाएंगे, आ भी नहीं लगाएंगे, वहाँ पर फिर क्या आएगा? नो आर्टिकल, क्योंकि ए नहीं बोल सकते, वो तो ऑलरेडी एक ही है। ठीक है, इन द ईस्ट, यहाँ पर भी द ईस्ट हमने यूज़ किया, और सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पर भी हमने द वेस्ट यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर भी सेम प्रीपोजिशन आई हुई थी। आपके फिलअप से पहले प्रीपोजिशन होगी डायरेक्शन, और हमारे बीच में अगर फिलअप दिया होगा और यहाँ पर प्रीपोजिशन दी होगी तो हम यहाँ पर द लगा सकते हैं। क्लियर? अब है एक्सेप्शंस, कहाँ पर द नहीं लगता। डायरेक्शन है, देखिए ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। यहाँ पर क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं थी, ना ईस्ट से पहले और ना वेस्ट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग जो ईस्ट और वेस्ट है, हमारे जो वर्ड्स हैं सिंगल आ गए, इनके आगे कोई द हमने ऐड नहीं किया। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि द कहाँ पर लगाना है? डायरेक्शन में। हमने यूनिवर्स में जो ऊपर हमारे स्पेस में जितनी भी चीज़ें थी उनके अगर नाम थे स्पेसिफिक, हमने वहाँ पर द यूज़ किया। उसके बाद नीचे आ गए थोड़ा सा डायरेक्शंस पे, तो डायरेक्शंस में हमने देख लिया कि प्रीपोजिशन है तो लगाएंगे द, नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्लियर? थर्ड पे आते हैं। अब डायरेक्शंस के बाद थोड़ा सा ग्राउंड पे आ जाते हैं कि हमारे जो धरती है उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली है या मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी हमें दिखाई देती है। शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, सबसे बड़ी बड़ी चीज़ों पर ही आ रहे हैं पहले। जितनी भी शिप्स होती हैं, अ शिप, अगर हम एक शिप के बारे में बात करें अ शिप, बट अगर उस शिप का हमने नाम रखा हुआ है, मैंने आपको बताया जितनी भी चीज़ें जो जीवित नहीं है पर हमने उनके नाम रखे हुए हैं तो उनके आगे हम द लगाते हैं। पहला रूल तो यही है। फिर भी एक बार सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। शिप्स के नाम से पहले ट्रेन्स, सीज, ओशंस, कैनल्स, लेक्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डैम्स और डेजर्ट्स, इन सभी के नाम से पहले। ठीक है, तो इन सभी के अगर हमने नाम रखे हुए हैं उनसे पहले द यूज़ होता है। क्लियर? इतना कि हाँ इनके नाम से पहले ये आता है। अब हर चीज़ में आपको एक्सेप्शन ज़रूर देखने को मिल जाती है, तो वो मेन हमें वो एक्सेप्शन ही याद करनी है। नाम तो आपको हो गए, एक आइडिया लेकर चल रहे हैं कि नाम जितनी भी वैसी चीज़ों के नाम रखे हुए होंगे जो सजीव नहीं है पर नाम है उनके, तो हम द यूज़ कर सकते हैं। जैसे द विक्रम शिप का नाम है, द अरेबियन सी एक समुद्र का नाम है, द भाखड़ा डैम एक डैम का नाम है। तो यहाँ पर हमने द यूज़ किया। ठीक है, इतना तो सिंपल उसमें चलता ही आ रहा था। अब कहाँ नहीं करना है? कुछ पर्वत ऐसे होंगे, कुछ जो टापू जिनको हम बोलते हैं कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए चीज़ें होती हैं, आइलैंड जो होते हैं। हमने बोला कि आइलैंड्स के नाम के पहले हम द यूज़ करते हैं, बट जब हम श्रीलंका का नाम लेते हैं, ये भी एक आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसके आगे हम द नहीं लगाते हैं। सेम ऐसे ही माउंट एवरेस्ट हमारा एक माउंटेन है, बट इसके नाम के आगे भी हम द यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो गए हमारे एक्सेप्शंस। हमने पढ़ा कि सारे माउंटेन, सारे आइलैंड्स के नाम के आगे द यूज़ होगा, बट इनको माइंड में रखना, माउंट एवरेस्ट के आगे द यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट श्रीलंका जो कि एक आइलैंड है, तो उसके नाम के आगे भी द यूज़ नहीं होगा। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कंट्री है श्रीलंका, शायद इसलिए नहीं हो रहा होगा, बट बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम के आगे भी कुछ के आगे द लगता है, कुछ के आगे नहीं लगता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ और प्रोविंसेस के नाम से पहले कुछ देश और प्रांत
ऐसे हैं जिनके नाम के आगे द लगता है, सभी कंट्रीज़ के नाम के। अब आप कहेंगे कि आप तो बोल रहे थे जितनी भी जो ऐसी चीज़ें हैं निर्जीव जो हमें दिखाई नहीं दे मतलब सजीव नहीं हैं, उनके नाम के आगे हम द लगा रहे थे, तो कंट्रीज़ भी तो उन्हीं में काउंट होती हैं। तो कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के आगे हम द लगाते हैं, बट कुछ के आगे नहीं भी लगाते हैं। जिनके आगे लगाते हैं आप उनको देखिए, द USA, द पंजाब, ये है प्रांत, ठीक है, बट हम इसके नाम के आगे द लगाते हैं। द डेक्कन, तो तीन चीज़ें, द USA, द पंजाब, द डेक्कन, माइंड में रट लेना, इनके नाम के आगे द आता है। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आगे द नहीं आता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं देश भी हो गए, हमारे सीज, कैनल्स, बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास की, वो सभी इंक्लूड हो चुकी हैं। अब आते हैं छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि रिलीजियस बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं बुक्स पेपर से रिलेटेड, उसमें आती हैं बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो इनके नाम से पहले हम द लगाते हैं। वही बात कि जिनका नाम रखा हुआ उनके आगे द हमने ऐड कर दिया, मोटा मोटा आइडिया वही था। द गीता एक बुक का नाम है, रिलीजियस बुक। द इंडियन एक्सप्रेस, ये हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए। तो कोई भी मैगजीन का नाम होगा, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम होगा, उसके आगे हम द यूज़ करते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है नेशंस, कम्युनिटीज़ के नाम से पहले जातियाँ होते हैं, संप्रदाय होते हैं, कोई भी किसी देश का निवासी है, ठीक है, जैसे द इंग्लिश, द हिंदूज, किसी भी देश के निवासियों को जो हम बोलते हैं, उनके नाम से पहले उनको जो हम संबोधित करेंगे तो हम द लगाएंगे। जब हम पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लोग ऐसे होते हैं, इंडियन लोग ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। बट अगर हम एक आदमी की बात कर रहे हैं कि एक इंग्लिश व्यक्ति यहाँ पर आया, एन इंग्लिश मैन, तो वहाँ पर हमने एन का यूज़ करा, इंग्लिश ही था वो भी, बट वो एक था। यहाँ पर हम पूरी जाति को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला, द इंग्लिश। द हिंदूज, हमने पूरी जो धर्म एक संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं सबको हमने संबोधित किया है, तो हमने क्या लगाया, द। क्लियर है। तो जाति और कम्युनिटीज़, इनके नाम के आगे भी द लगता है। नेक्स्ट आता है जब हम पूरे ग्रुप को संबोधित करते हैं, बट हम किसी एक हिंदू के बारे में बात कर रहे होते कि एक हिंदू व्यक्ति आया था या एक हिंदू व्यक्ति ने ऐसे किया, तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं, ना कि द का। बट यहाँ पर हम पूरी जब जाति को हम संबोधित करते हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, द का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता है। सेम चीज़ मैंने आपको इसमें भी बताई। कम्युनिटी की बात हो रही थी, जब पूरी कम्युनिटी की बात होगी तो द आएगा। तो सेम यहाँ पर है कि सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर नाउन के आगे भी द आ सकता है, पर कब, जब हम उस सिंगुलर नाउन से पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग बहुत जो कुत्ते होता है वो वफादार एनिमल होता है। हम जब ऐसा बोल रहे हैं तो हम सभी जितने भी डॉग्स की जो प्रजाति है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सभी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने द का यूज़ किया। इसी तरीके से हम किसी भी जानवर के बारे में बात करें, एक ही जानवर को के बारे में बोल रहे हैं कि भाई ये जानवर ऐसा होता है, तो पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, है तो सिंगुलर नाउन पर पूरी जाति को संबोधित कर रहा है वहाँ पर, इसलिए हमने उसके आगे क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया। क्लियर। इसमें भी एक्सेप्शन देख लो। इसमें एक्सेप्शन क्या है, मैन इज़ मॉर्टल। इस तरीके का जब हम वर्ड बोलते हैं तो मैन के आगे हमने कुछ भी नहीं लगाया, द नहीं लगाया। तो ये याद रखना, आपको लगेगा कि पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, मैनकाइंड के बारे में बात हो रही है, मैनकाइंड शुड लव नेचर, यहाँ पर भी द नहीं आया। तो मैन से रिलेटेड जब बात हुई तो द नहीं आया। बट यहाँ पर जब हम कोई भी सिंगुलर नाउन जो पूरी जाति को संबोधित कर रहा था तो वहाँ पर हमने द का यूज़ किया था। तो मेन आपको ये चीज़ें तो फिर भी इजी रहेंगी
याद क्या करना होता है, जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो मैंने आपको साथ के साथ क्लियर किए हैं कि इस केस में क्या एक्सेप्शनल है, जो हमें याद करके रखना है कि यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स ही ऐसे होते हैं कंफ्यूजिंग, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और जिनमें आप बहुत ज़्यादा जल्दी से पजल हो जाते हो, क्योंकि माइंड में तो रट के बैठे हो कि भाई हमारा रूल ये था कि जाति को संबोधित कर रहा है तो वहाँ पर द ऐड करना है। इसी तरीके से देश का, किसी का या आइलैंड का नाम आ रहा है तो द आएगा। ए और एन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बट यहाँ पर आप ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हो कि कहाँ पर हमने हमारे जो आर्टिकल है उसका यूज़ करना ही नहीं है। नो आर्टिकल वाला ऑप्शन हमें कहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, तो जितने भी एक्सेप्शंस थे इनको आप ज़रूर माइंड में रख के चलेंगे। तो ये थे हमारे टोटल अभी 7 रूल्स हुए हैं द को यूज़ करने के। पहला, जितनी भी यूनिवर्स में सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, इन सभी के नाम से पहले हमने द का यूज़ किया। उसके बाद डायरेक्शंस, डायरेक्शन में क्या था कि प्रीपोजिशन दे रखी है पहले डायरेक्शन से तो हम द यूज़ करेंगे, नहीं दे रखी तो नहीं यूज़ करेंगे, कुछ भी, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है शिप्स, ट्रेन्स, सीज, ओशंस, कैनल, लेक्स, माउंटेन, आइलैंड, डैम्स, डेजर्ट, इन सभी के नाम से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। इसमें एक्सेप्शन क्या थे, माउंट एवरेस्ट और श्रीलंका, इनके नाम के आगे हमने द नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ कंट्रीज और प्रोविंसेस के नाम से पहले, द यूएसए, द पंजाब, द डेक्कन, इनके नाम के आगे पहले हमें क्या ऐड करना था, द ऐड करना था। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के नाम से पहले मेन तो माइंड में यही रखना था कि द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस, ये इन सब के आगे क्या लग रहा है, हमारा द लग रहा है। नेक्स्ट है नेशंस, कम्युनिटीज़ के नाम से पहले, किसी भी देश के निवासियों को जब हम संबोधित करते हैं या किसी खास जाति या प्रजाति को जब हम संबोधित करते हैं तो उनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। पर उस जाति में से भी अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि उस जाति से संबंधित वो व्यक्ति या उस देश का निवासी वो व्यक्ति, एन इंग्लिश मैन, तो वहाँ पर हमने एन इंग्लिश मैन बोला। बट द इंग्लिश कि जो इंग्लिश होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, तो हम वहाँ पर द यूज़ करेंगे जब सभी के बारे में बात होगी। ठीक है, यही पॉइंट नेक्स्ट लाइन में आता है कि उस सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी प्रजाति को संबोधित कर रहा है। फिर यहाँ पर आप पजल नहीं होंगे, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दे रखे, मैन इज मॉर्टल, इस तरीके की बात जब बोली जाए, मैन काइंड शुड, तो जो ये मैन से रिलेटेड चीज़ें आ गई, इनके आगे हमने द यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो रूल्स हैं द के कि कितना कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, सारे हम आज ही एक्सप्लेन करेंगे। प्लस जो वर्ड्स होते हैं ना जिनमें नो आर्टिकल, अभी तक आप देख रहे हो बहुत सारे वर्ड्स में ऐसा हो रहा है कि आर्टिकल यूज़ ही नहीं करना, तो वो भी मैं आपको अलग से राइट डाउन करवा दूंगी कि कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, नेक्स्ट रूल्स के साथ आपको आगे करवाते हैं। सो नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं, द के यूज़ कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट आता है उन प्रॉपर नाउन के पहले जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किए गए हों। प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, बट मैं आपको अभी तक क्या बता रही थी कि मोस्ट ऑफ सीन्स में क्या होता है कि जो चीज़ें एक्चुअल में मतलब जीवित नहीं है उनके नाम के आगे हम द यूज़ कर रहे थे, इंसानों के नाम के आगे हम द यूज़ नहीं कर रहे थे। बट अब व्यक्तियों के नाम अगर आए तो किसके नाम के आगे द लगता है, जब किसी के नाम को, किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए, आप सोचेंगे कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सपोज कोई बाहर का व्यक्ति है, वो आके क्या बोलता है कि कालिदास को जब उसने पढ़ा तो उसे क्या लगा कि वो इंडिया का शेक्सपियर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है तो व्यक्ति का नाम, बट यहाँ पर उसके नाम के आगे द क्यों आया, क्योंकि शेक्सपियर का मतलब क्या हुआ कि एक जो
कवि है, वो लिखने वाला है, बुक्स को लिखने वाला, तो उसका क्या है कि उसने उसको सबके साथ एक्सप्लेन वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कालिदास को वो क्या बता रहा है, जैसे हमारे वहाँ पर शेक्सपियर है, ऐसे यहाँ पर इंडिया का जो शेक्सपियर है वो कौन है, कालिदास है। तो यहाँ पर शेक्सपियर को उसने कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर दिया कि ये तो कालिदास है, हम किसी को बोल दें या ये तो शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर है तो नाम, बट वहाँ पर उस नाम को हम किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, जब हम कॉमन टॉकिंग में बात करते हैं, अगर हम किसी को किसी की उपनाम दे दें, ठीक है, कि ये तो उस व्यक्ति के जैसा है, ये तो वह व्यक्ति है यहाँ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब हम उसको क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, किसको, प्रॉपर नाउन को। तो नेक्स्ट है कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब स्विट्ज़रलैंड देश का नाम है, अभी तक हमने देश के कुछ ही देशों के नाम पढ़े थे जो जिनके आगे द यूज़ हो रहा था, सबके नाम के आगे द यूज़ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के आगे द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने कश्मीर की जो है, कश्मीर को किसका उपनाम दे दिया, स्विट्ज़रलैंड का, कि कश्मीर हमारे एशिया का स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है वो एग्जैक्ट एक प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह उसका यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे द यूज़ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं उन कॉमन नाउन से पहले जिनका पहले उल्लेख किया गया हो तथा उनका उन वर्ड से पूर्व परिचय हो। हम कोई पैराग्राफ आ गया आपके एग्ज़ाम में कि भाई देयर वाज अ फॉक्स, इस तरीके से लिखा होगा, पहले तो उसको बताया जाएगा ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली लाइन में तो बताया जाएगा। अब फॉक्स वॉज हंग्री, अगर आपका यहाँ फिलअप आता है, फिल इन द ब्लैंक्स देके वो पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, फॉक्स वॉज हंग्री। अब हमें उसका परिचय पहले ही दे दिया है, उसका जो इंट्रोडक्शन है ना फॉक्स का, वो ऑलरेडी मिल गया है कि हम इस फॉक्स की बात करें, देयर वाज अ फॉक्स, पहले एक के बारे में बात करी गई। अब जो बात आएगी ना वो इसी फॉक्स की आएगी, अगर किसी और फॉक्स की आएगी तो अनदर फॉक्स आएगा पहले, तब हम उसके बारे में बताएंगे। अभी तक इस वाली फॉक्स की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर द आएगा, ए फॉक्स नहीं आएगा। ए फॉक्स वॉज हंग्री, देयर वाज अ फॉक्स, ए फॉक्स वॉज हंग्री, तो फिर ऐसा लगेगा कि किसी और फॉक्स के बारे में बात हो रही है। क्लियर, कि पहले अगर इस वाले पार्ट का द फॉक्स वॉज हंग्री, इस वाली हमें पता है कि पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हमें मिल चुका है, तो जिन चीज़ों का हमें इंट्रोडक्शन पहले से मिल चुका हो उन चीज़ों को के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो हम द लगा के बात करेंगे कि ये वाला स्पेशल के लिए लगाते हैं ना, अपने माइंड में रखना कि स्पेशल जब वो बन जाता है, कोई भी चीज़ है वो स्पेशल जब बनेगी। अब यहाँ पर द इसलिए आ गया कि हम द लगाकर ये बता रहे हैं कि ये वही वाली फॉक्स है, और कोई फॉक्स नहीं बल्कि वही फॉक्स जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहले से अगर हमें इंट्रोडक्शन दे दिया गया हमारे पैराग्राफ में या लाइन में, तो हम वहाँ पर द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई नो द मैन हु कम हेयर लास्ट नाइट। अब यहाँ पर अगर आपका फिलअप होता आई नो डैश मैन हु केम हेयर लास्ट नाइट, आई नो अ मैन नहीं आएगा, ठीक है। आई नो अ मैन हु कम हेयर, क्योंकि हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो कौन है जो यहाँ पर लास्ट नाइट को आया था, तो वो स्पेशल हो गया। हम उस वाले आदमी की बात कर रहे हैं, किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, एक आदमी की किसी की भी बात कर देते, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति की बात हो रही है। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डेफिनेट नाउन क्या होते हैं, हमारे द होते हैं, और इनडेफिनेट एन होता है। तो जब इनडेफिनेट वो होता है जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं होती कि स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, बट डेफिनेट में हमें क्लियर पता होता है कि हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे ही ये बात बताई गई ना कि हु केम हियर लास्ट नाइट, की जो यहाँ पर लास्ट नाइट को आया था, तो हमें क्लियर हो गया कि बात किसकी करी जा रही है, उस व्यक्ति की करी जा रही है जो लास्ट नाइट को आया था, और अब वो व्यक्ति स्पेशल हो गया, इसलिए यहाँ पर द आया। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली पता है किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम से पहले।
ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जगहों के नाम, ठीक है, या किसी निर्जीव वस्तुओं के नाम मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में, फिर भी आपको क्यों अलग अलग लिखवाया जा रहा है? क्योंकि कुछ कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, तो इसलिए एक एक चीज़ को यहाँ पर लिखवाया जा रहा है कि यहाँ पर द लगता है। वो तो आपको एक रफ आइडिया दिया गया था कि मोस्ट ऑफ चीज़ जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या लगता है, द लगता है। कहाँ पर? जब किसी निर्जीव वस्तुओं का नाम रखा होता है, बट सभी में ऐसा नहीं होता। तो जिन जिन में होता है ना उनको भी देख लो, और जिनमें नहीं होता उनको भी एकदम क्लियर करते चलो, जिससे कि आगे चल के कोई डाउट ना रहे कि कहाँ पर द लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है। क्योंकि यही आगे माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये रट लिया माइंड में कि बताया गया था कि सबके नाम के आगे द लगा दो, तो ऐसा नहीं है, सबके नाम के आगे द नहीं लगता है। वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम से पहले किसी भी, जैसे दिल्ली क्लॉथ मिल्स एक फैक्ट्री के नाम का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने द लगाया। बैंक है कोई भी, द नेशनल बैंक, तो वहाँ पर द लगाते हैं बैंक के नाम से पहले। इसी तरीके से कोई वर्कशॉप हो उसके नाम से पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले, जितनी भी हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या कोई संगठन होता है, ग्रुप्स होते हैं, उनके नाम जो होते हैं उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द। जैसे द कांग्रेस, द जनता दल, ठीक है। उसके बाद किसी ऐतिहासिक भवन और सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं और हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके भी नाम से पहले, उनके नाम कौन कौन से हो गए? जैसे हिस्टोरिकल प्लेस तो ताजमहल हो गया, तो ताजमहल, ये जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कुतुब मीनार है, जितने भी हमारे देश के अंदर है, बाहर के किसी भी हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। बट सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, जैसे द जू, द लाइब्रेरी, इनके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा उन एडजेक्टिव्स के पहले जो नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एडजेक्टिव्स आपको बताए थे, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसके आगे लगकर उसमें कुछ स्पेशल उसकी मीनिंग में ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपने एडजेक्टिव वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले एडजेक्टिव वाली क्लासेस को समझिए। ये सीरीज आपकी इसी तरीके से चलाई जा रही है कि जो पीछे चीज़ें करवाई गई हैं वो पहले कर लेनी ज़रूरी थी, पहले उनको करवाया गया ताकि आप आगे चल के जो चीज़ें पढ़ो वो आपको क्लियर हो सकें। अगर डायरेक्ट इस तरीके से टॉपिक कोई भी लाकर रख दिया जाए तो जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव्स की, कि उन एडजेक्टिव्स के पहले जो नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एडजेक्टिव आपको बताया किसी की भी गुण, दोष, दशा, स्थिति, कुछ भी बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दे रखा है रिच है, पुअर है तो ये एडजेक्टिव। पुअर किसी व्यक्ति की स्पेशलिटी बताता है, बट यहाँ पर हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हमने इसको नाउन के रूप में यूज़ किया। हम किसी व्यक्ति को संबोधित ही पुअर कह के बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति है, हम क्या बोल रहे हैं उसको, गरीब व्यक्ति बोला, उसे गरीब व्यक्ति, बट गरीब ही बोल रहे हैं, वो ही उसका नाउन हमने वहाँ पर बना दिया। कोई अमीर जा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, अमीर। यहाँ इस अमीर को हमने किस सेंस में यूज़ किया है, नाउन के सेंस में। एडजेक्टिव तो वो है ही, अमीर बोलने से हमें पता चल गया वो व्यक्ति अमीर है, ठीक है। बट यहाँ पर हमने सीधा बस ये बोल दिया अमीर जा रहा है, वो अमीर है, वो ऐसा है। वहाँ पर हमने उसको नाउन की तरह जब यूज़ किया तो वहाँ पर हमने द लगाया। हमने क्या बोला, द रिच, द ब्रेव, द पुअर, कि रिच व्यक्ति ऐसे होते हैं। हम कोई एग्जाम्पल देते हैं कि अमीर लोग ऐसे होते हैं, जो ब्रेव पर्सन होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के साथ भी। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को हमने नाउन की तरह यूज़ किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले। कोई है,
मतलब हम बोलते हैं जैसे कोई चीज़ किस भाव से मिलती है, किस हिसाब से मिलती है। हम कोई माप तोल का कुछ पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं कि भाई ये किस हिसाब से मिल रही है, किलो के हिसाब से मिल रही है या दर्जन के हिसाब से मिल रही है, ऐसे पूछते हैं ना बाजार में। या फिर कोई बताता है कि ये दर्जन के हिसाब से है, ये किलो के हिसाब से है, इस हिसाब से मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको तोल कर भी दिया जाता है और काउंट भी करके दिया जाता है। तो पहले पूछते हैं ना कि भाई किस हिसाब से दे रहे हो, तो वो क्या बताते हैं, बाय द मीटर, बाय द डोजन, कि दर्जन के हिसाब से है, मीटर के हिसाब से है। कोई कपड़ा होगा वो मीटर के हिसाब से मिलेगा। तो जब हम उसकी विधि बताते हैं कि किस हिसाब से कौन सी चीज़ मिल रही है, किस दर के हिसाब से मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है, तो बताने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, द लगा रहे हैं। द मीटर, अगर हम सिंगल बोले ना द मीटर तो गलत है, बट अगर हम उसका तरीका बता रहे हैं कि ये चीज़ बाय द मीटर मिल रही है, बाय द किलोग्राम मिल रही है, तो वहाँ पर हम बाय के साथ फिर हम द लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए। कोई प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, बट वो कई लोगों में के अंदर आता है, मतलब जैसे जाति होती है या पीछे कोई सरनेम वगैरह लगता है, जैसे द गुप्ताज, द ब्राउन्स, तो है तो एक ही चीज़। जब हमने उसका प्लूरल बनाने की कोशिश की तो साथ में हमने उसके द भी ऐड किया, कि तभी तो हम पूरी प्रजाति को संबोधित कर पाएंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 15 हो गए हैं, 16। इसके बाद कुछ रूल्स और बचते हैं हमारे द के ही, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 17 पे। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो एडजेक्टिव से पहले, हमने जब एडजेक्टिव पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसकी कोई विशेषता बताते हैं या उसमें कुछ स्पेशल ऐड करते हैं। बट अगर वो एडजेक्टिव हमारे नाउन के पीछे आए, कुछ स्पेशल कोई उपाधि दी जाती है, तब ऐसा होता है उस केस में, जब हम किसी को कोई स्पेशल नाम दे देते हैं एडजेक्टिव वाला, कि हाँ इसके अंदर ये स्पेशल खूबी है, कोई भी इसकी स्पेशलिटी है, उसको थोड़ा सा सम्मान देने के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अशोका द ग्रेट, तो ग्रेट अशोका भी बोल सकते थे, बट हमने उसको उपाधि दी है तो हमने क्या बोला, अशोका द ग्रेट। तो यहाँ पर अशोका ग्रेट नहीं बल्कि द लगकर अशोका द ग्रेट आएगा। तो अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के बाद लगा दिया जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, द का यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बड़े बड़े रैंक से पहले, कोई भी बड़ी पदवी है, कोई बड़े पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी जब पोस्ट के बारे में भी हम बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, इस तरीके से बोलेंगे द लगाकर। ठीक है। किसी की कोई बड़े पोस्ट को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हिस्टोरिकल इवेंट्स से पहले, हम ऐतिहासिक कोई घटना हुई है, पुराने समय में हुई थी, कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी, उस घटना को बताने के लिए जब हम बताते हैं, लिखते हैं, तो हम उसके नाम से पहले क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत का युद्ध एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, और हिस्टोरिकल इवेंट को बताने के लिए हमने क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने के लिए हमने उसके पहले क्या ऐड कर दिया, द। ए और एन हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, स्पेशल बात है। नेक्स्ट है, कॉर्डिनल नंबर से पहले, हम जब क्रमबद्ध रूप से जो क्रमिक संख्या होती है उनको गिनते हैं ना, कि फर्स्ट है, सेकंड है, हम कोई बता रहे हैं कि भाई इस रो में द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज माय सिस्टर, तो द सेकंड गर्ल, और इन द फर्स्ट रो, कि फर्स्ट रो में जो सेकंड लड़की है वो मेरी सिस्टर है, ऐसा हम बता रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमने उस रो को, जब हमने रो बताई कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी वाली रो, तो यहाँ पर कोई सी भी रो होती, चाहे थर्ड थी या फोर्थ थी, हमने उसका कॉर्डिनल नंबर बताया है, इसलिए हमने उसके आगे द लगाया है। सेम यही
उसकी सिस्टर चाहे थर्ड नंबर पे होती, फोर्थ पे होती, फिफ्थ पे होती, तो वहाँ पर हमने द लगाया, कॉर्डिनल नंबर क्यों है इसलिए। ठीक है, तो द सेकेंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज माई सिस्टर, तो यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है कॉर्डिनल नंबर से पहले। नेक्स्ट है डेट से पहले। कोई भी तिथि जब हम बताते हैं कोई भी, तो उसमें हम द का यूज़ करते हैं। इंडिया बिकम फ्री ऑन द 15th of अगस्त। हम कोई भी, ये तो हिस्टोरिकल बात हो गई, कोई भी अगर हम डेट बता रहे हैं कि इन द हमने ये तब हुआ था या ये तब हो रहा है, कोई भी इवेंट है, ऑब्वियसली अगर कोई तिथि बताई जा रही है, पास्ट वाली ही बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने द का यूज़ किया। ठीक है, किसी डेट से पहले। वैसे जब हम नॉर्मली जब हम पढ़ते थे तो ऑन द 15th of अगस्त इस तरीके से पढ़ते थे, तो ऑब्वियसली हमें आता है कि भाई ऑन द के तरीके से हमने इसको यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमने द लगाया। ऑन 15th अगस्त ये भी हम बोलते हैं, बट ये एक स्पेशल इवेंट हो गई थी कि इंडिया कब फ्री हुआ था, 15th of अगस्त, तो यहाँ पर ये डेट भी एक स्पेशल चीज़ हो गई थी, और स्पेशल का मैंने आपको बता ही रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले। अगर उसमें नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, मतलब हम बोलते हैं एवरी मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, तब हम द का यूज़ नहीं करते। बट अगर ये वर्ड्स नहीं हैं, लास्ट, नेक्स्ट और एवरी, ये 3 वर्ड्स उनके आगे नहीं लगे हुए, तो सब हम तब क्या बोलते हैं, इन द मॉर्निंग, तब इस तरीके से बोलते हैं ना, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरीके से इनको बोला जाता है। तो अगर हमने ये चीज़ें लगा दी तब हम द नहीं लगाएंगे। अगर लास्ट, नेक्स्ट और एवरी नहीं लगा रखा तो हम द लगाएंगे। तो ये आपको माइंड में रखना है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, सो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग होता आई गेट अप, कोई भी लास्ट मॉर्निंग की कोई बात होती तो तब हम द नहीं लगाते, पर हम यहाँ पर एक सिंपल बात कर रहे हैं अभी की, तो यह नॉर्मल जो कॉमन ट्रूथ होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कोई सी भी सुपरलेटिव डिग्री है किसी की भी, द वाइसेस्ट बॉय, द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग, कुछ भी है जो सुपरलेटिव डिग्री में आ रहे हैं, उनके आगे हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर हो गया। ऑब्वियसली जो स्पेशल चीज़ों की बात चल रही थी, तो ये भी स्पेशल में ही आ गया जब सबसे ऊपर हो गया, तो चाहे सबसे बेकार हो या सबसे अच्छा हो, मतलब हर चीज़ में, अच्छाई में या बुराई में सुपरलेटिव अगर वो आ गया तो वहाँ पर हमने द यूज़ किया। नेक्स्ट, अब डिग्रियों की बात चल रही है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो आएगा ही आएगा, बट कंपैरेटिव डिग्री में भी ये आता है द। कब आता है, जब डिग्री तो कंपैरेटिव वाली है सेकेंड डिग्री, बट उसके आगे देन नहीं दे रखा। कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने यूज़ तो किया सेकेंड डिग्री को कि कंपैरिजन वाली चल रही है, बट हमने कहीं पर भी देन का यूज़ नहीं किया। हम क्लियरली नहीं बोल रहे कि हम कंपेयर ही कर रहे हैं, बट पता है डिग्री सेकेंड लग रही है तो कंपैरिजन किया ही जा रहा है, तो वहाँ पर द का यूज़ होता है। जैसे द ओल्डर ही ग्रो द वर्स ही बिकम। द ओल्डर जो है ये हमारी सेकेंड डिग्री है, बट देन कहीं भी नहीं दे रखा। अब आप समझेंगे, द ओल्डर ही ग्रो, जितना वो बूढ़ा होता जा रहा है उतना ही बेकार होता जा रहा है। तो यहाँ पर द वर्स देखो और द ओल्डर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, बट हमने इनके आगे द यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें देन का यूज़ नहीं कर रखा इस सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अब है ऑल और बोथ। 2 वर्ड आएंगे। अब हमारे पास लास्ट में आके क्या बचते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके आगे द लगता ही है या जिनके पीछे द लगता है। ऑल और बोथ के बाद किसी सेंटेंस में अगर ऑल आया है तो ऑल के जस्ट बाद हम द लगाएंगे ही। जैसे कि हमारा पहला आता है, ऑल द बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइस। ऑल द बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइस, तो ऑल आ गया, तो ऑल के जस्ट बाद द हमने लगाया। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा बोथ के बाद, बोथ द गर्ल्स आर प्रिटी।
तो बोथ यहाँ पर आया, बोथ द, तो बोथ के बाद हमने द का यूज़ किया। तो माइंड में रट लेना, बोथ और ऑल आए तो उनके जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। अब है 2 वर्ड और रह जाते हैं, होल और सेम। हम बोलते हैं होल क्लास, सारी क्लास के बारे में। तो द होल क्लास वॉज अब्सेंट, तो यहाँ पर होल के बाद जो ये होल आया, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, द होल क्लास वॉज अब्सेंट। एंड नेक्स्ट है देयर एजेस आर द सेम, सेम से भी पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। सेम और होल से पहले द आएगा, ऑल और बोथ के बाद द आएगा। तो 4 वर्ड हो गए, ऑल के और बोथ के बाद हमें द का यूज़ करना है, सेम और होल के पहले हमें क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। सो ये थे हमारे टोटल 25 हो गए रूल्स द के यूज़ के। एक एक वर्ड, आई थिंक कोई वर्ड ऐसा बचा नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा कि किसके आगे द लगाना है या नहीं लगाना। मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में यहाँ पर जितना भी आपको क्लियर किया गया कि किस किस के आगे द लगाया जाता है। फिर उसके जो एक्सेप्शन थे वो भी आपको यहाँ पर क्लियर किए गए। सो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स की क्लास। आई होप लेंथी क्लास थी बट आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।